इन दिनों भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। बिजली नहीं है, प्रियंका गांधी को सुनने आए लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जला रखा है। ना कोई माइक है, ना कोई स्टेज है। तब फिर गाड़ी की छत पर खड़ी होकर भाषण दे रही है प्रियंका गांधी और लोग तालियां पीट रहे हैं। इस वक्त यह तस्वीर चौतरफा वायरल है, आप भी देखिएगा। आपकी पुरानी परंपरा रही है, आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप खुद खड़े हुए क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। उत्तर प्रदेश के मऊ पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है। उनका कहना है कि बसपा नई सपा है, बीजेपी की बी टीम। राजीव राय को सेट किए। सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं। हाँ, उनका अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ। हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू, चले जाना। अगर टाइम मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था दोहरी घाट, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं दोहरी घाट में हमारी टीम गई थी। दोहरी घाट से जो खबर आ रही है, वहां 50 से 60% उनकी कम्युनिटी के लोग छड़ी पर उड़ दे रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा। हम राजनीति में जो वर्तमान सिचुएशन है, जो कह रहा हूं, धरातल की खबर निकाल के बताओ। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। इतना वोट हमने इकट्ठा कर लिया है कि अपने आप सब छना जा रहे हैं। आपने अपनी छड़ी को गांधी जी की लाठी के साथ जोड़कर बताया। गांधी जी ने तो लाठी में क्या अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों का शासन था। आप किसको भगा रहे हैं? इस देश में दंगा करने वाले लोगों को भगाऊंगा। इस देश में गरीबों का हक लूटने वालों को भगाऊंगा। इस देश में पिछड़ों को हक लूटने वाले लोगों को भगाऊंगा। इस देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को भगाऊंगा। इस घोसी लोकसभा से ये विचारधारा के लोगों को भगाऊंगा। तो अंग्रेजों का शासन था तो वो ये चीजें कर रहे थे, अभी कौन कर रहा है? अंग्रेजों का आप बताओ, नफरत कांग्रेस और सपा बसपा के बीच नफरत मुसलमानों में कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? वही न फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान का भी बड़ा चर्चा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारा अक्सर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। अरे क्या बात! घुसपैठियों में और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों में। सुनिए, गुनिए तब सुनिए। एक योजना बता दो, केंद्र और प्रदेश सरकार की एक योजना बता दो जिस योजना में किसी जाति धर्म के खिलाफ लिखा हो। इनको मत देना। केंद्र और प्रदेश सरकार की, आप पत्रकार आप लोग हो, आप लोगों को मनाही है। बहुत पत्रकार तो बीजेपी के खिलाफ हो। क्या उनको नहीं मिलता है सुविधा? मुसलमान वोट नहीं देता है बीजेपी को बड़ी संख्या में। क्या केंद्र की, प्रदेश की सरकार की योजनाएं नहीं मिलती उनको? ये सिर्फ अफवाह फैलाना विपक्ष का काम है, हम लोगों का काम है। सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दें। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस को वोट मत देना, बोला था ना। ये कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम लोगों की क्या होगी? कौन बोला था? अरे भैया, बीजेपी को कहा था नहीं, वो कहा था। आज क्या कर रहे हैं? आप बताओ, आज क्या कर रहे हैं? यहाँ हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है। यहाँ हारने वाले को दिया है। चलो। उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंची है इकरा हसन। अखिलेश यादव के लिए प्रचार कर रही हैं। आइए सुनते हैं इकरा हसन क्या कुछ कह रही हैं। हमारे भाई गुला कुरैशी जी, बबलू कुरैशी जी के यहाँ पर हमारे साथ में हसीब हसन साहब, मेरी बहन रुबीना कुरैशी और तमाम जितने भी यहाँ के रिश्तेदार और भाई आज ये
हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। ये वो धरती है जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने उनसे अपनी यहाँ पर मेहनत करी है और आप लोगों ने भी हमेशा उन्हें प्यार किया। आज ये मौका दोबारा आपके हमारे पास है कि यहाँ से आप लोगों का हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए, मेहनत करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। अपने तारुफ में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम इकरा हसन है। कैराना जो लोकसभा नंबर 2 है, पहले चरण में वहाँ चुनाव हो चुका है। समाजवादी पार्टी की मैं वहाँ से प्रत्याशी हूँ और आप लोगों की दुआओं से और अपनों के साथ से उम्मीद है कि हम लोग वहाँ से ही बीजेपी का सफाया करते हुए आएंगे। तो आप सब ये समझिए कि आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने मैनपुरी में भी मेहनत करी और वहाँ से भी इंशाल्लाह बड़ी जीत होने जा रही है। अब आपके ऊपर ये दारोमदार है कि आप लोग किस तरीके से इस चुनाव को लड़ेंगे, जितवाने का काम करेंगे। और ये जो चुनाव है ये कितना महत्वपूर्ण है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके हमारे आने वाले कल का चुनाव है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव है। अगर इसमें हम कमजोर पड़ गए तो आगे हमें पछतावा होगा। ये मौका है हमारे पास, इस मौके का हमें सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम चूक गए तो फिर से ये लोग 5 साल के लिए हमारे ऊपर बैठ जाएंगे। और जिस तरीके से इनकी तानाशाही चल रही है, जिस तरीके से हर वर्ग, हर समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है, न गरीबों का सोचती है, मजदूरों का नहीं सोचती, न किसानों का। और हमारी जो महिलाएं हैं उनके बारे में बहुत बात करते हैं कानून व्यवस्था की, लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है आप लोग जानते हैं। अभी हमारी जो महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने पूरे देश में हमारा नाम रोशन करा, उन्हीं के ऊपर उत्पीड़न करने वालों को फिर से टिकट दिया गया है। तो ये ऐसी सरकार है, ये बाद में किसी की सुनवाई नहीं करती। तो इसीलिए मौका सिर्फ वोट का है हमारे पास, जिसके इस्तेमाल से हम इन्हें हरा सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ से भारी मतों से, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जीत इंशाल्लाह यहाँ से आप सबकी जरूरत है, क्योंकि कोई भी चुनाव हमें हल्के में नहीं लेना है। हम लोग कभी कभी ये सोच लेते हैं कि बड़े चेहरे हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं तो अपनी मेहनत कम कर देते हैं। लेकिन आज जैसा चुनाव हुआ है संभल में, आपने देखा होगा किस तरीके से ये लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके वोटों को रोकने की कोशिश करते हैं, प्रशासन का इस्तेमाल करके वोटों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो हमें मेहनत में अपनी कमी नहीं छोड़नी है और एक एक वोट बूथ तक लाना है और डलवाना है इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी कोशिश जो आप लोगों से मेरी अपील है वो यही है कि आप लोग वोट परसेंटेज पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। जितने अब तक चरण हुए हैं वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कम है, उत्साह कहीं ना कहीं कम है। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर आज हमने अपने वोट का इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं किया तो कल को शायद हमसे ये अधिकार नहीं। अगर इनके 400 पार हो गई सीटें तो आपको पता है ये संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं। संविधान अगर बदला गया तो हमारे पिछड़े भाई, हमारे दलित भाई और आप लोग अल्पसंख्यक जितने भी हैं, सभी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। इनके इरादे आपके हमारे लिए सही नहीं है। तो इसलिए ये मौका है और ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है, इसमें आप अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। यहाँ पर सभी लोग, हम बाहर से आए, आप लोग यहाँ के हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, चुनाव को हल्के में ना लें। कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आप लोग सब मेहनत करें और मेहनत सबसे जरूरी है। बूथ जब मजबूत होगा तभी चुनाव मजबूत होगा। तो अपना एक एक वोट पहले से उसको देख लीजिए, पहले से अपने बूथों की जानकारी ले लीजिए, अपने पहचान पत्र की जानकारी ले लीजिए और आने वाली 13 तारीख में अपना एक एक वोट चुन चुन कर, चुप चुप कर आपको साइकिल का बटन दबाना है और यहाँ से हमारे अध्यक्ष बस यही कहना चाहती हूँ, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। इंशाअल्लाह दुआ हमारी सीट के लिए भी और तमाम समाजवादी के जितने भी लोग हैं।
सैम पित्रोदा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। सोचता रहता था लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस के बाद दुष्यंत चौटाला का बदला सुर। कहा, नायब सैनी सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ और कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे। क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता हूं कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक
सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विद्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगा। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। आप बाराबंकी आए हुए हैं मुकेश जी की पुण्यतिथि पे, क्या कहना चाहेंगे? पहले देखो, पुण्यतिथि ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत काम किए, जिन्होंने पूरे प्रदेश के लिए अपना एक रिकॉर्ड बनाया कि किस तरह से सामूहिक शादी होती है, कैसे सार्वजनिक काम होते हैं। मुझे ब्लड डोनेट करना हो तो उसमें भी पूरे प्रदेश भर में बाराबंकी का नाम हुआ। यहाँ पर सब लोग सहयोग करते थे मुकेश का, एक पूरी टीम का, जो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान है, मजदूर हैं, जो यहाँ पे दुकानदार है, व्यापारी कोई भी रहा हो, पॉलिटिकल आदमी कोई भी रहा हो, तो सब इस पॉलिसी का स्वागत करते हैं। ये पॉलिसी आगे चलती रहनी चाहिए। और आज भी यहाँ पर सामूहिक शादी होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें आते हैं, सभी सहयोग करते हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी उसमें बड़ी मदद करते हैं। ये हर जिले में इस तरह की पॉलिसी चलनी चाहिए। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उसके बारे में आपका क्या है? दुगनी होगी आपकी आय? आय तो दुगनी नहीं, लेकिन महंगाई जरूर दुगनी होगी। भाई ये तो बहकाने का काम करे, राजा का काम है बहकाना, तो राजा के बहकाव में अभी जनता आई, आमदनी दुगनी होगी। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम अगर गवर्नमेंट आती है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने क्या करा, जब देश में आंदोलन हुए, उस आंदोलन को टच किया है पॉलिटिकल पार्टियों ने। अब पॉलिटिकल पार्टियों के घोषणा पत्र में किसान जुड़ा है। अब जिसकी सरकार आएगी, हमने तो कहा कर्जा माफी, एमएसपी गारंटी कानून, ये जो बड़े सवाल हैं इनको छू के जाना पड़ेगा। आपके पीछे एक झंडा लगा होता सफेद और हरा, और आपकी सीट के पकड़ी है भगवा, तो क्या कहना चाहेंगे? झंडा हरा है, सफेद है, पगड़ी आपकी नहीं है? पगड़ी तो समाज की पगड़ी है, ये किसी का वैसा ही नहीं, इस पर कोई किसी का अधिकार है। ये तो केसरिया रंग जो है वो तो झंडे का, हमारा फर्स्ट रंग झंडे का केसरिया है। ठीक है जी, स्वामीनाथन आयोग की बात क्यों नहीं होती? हर मुद्दे पे तो आप लोग बात करते हैं किसान के देखो, लिए, लेकिन जिनकी सरकार आई, हज यात्रियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की मांग की गई है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। हज हाउस पर पोस्टल बैलेट की सुविधा की मांग की गई है। 9 मई को शुरू होनी है देश भर में हज यात्रा। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 18,000 हज यात्री सफ़र पर जाएंगे। भारत में लगभग 1,75,000 हज यात्री होंगे रवाना। इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है।